नमस्कार मित्रों, मैं अनिल अपने YouTube चैनल सिलेक्शन टाइम में आपका सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ा रहा हूं यूपी जीके का, जो कि मैंने इसमें बहुत सारा टाइम लगाया है। इस टाइम के बाद मैंने इसको बनाया है, जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लिखा है वहाँ पे उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति एवं स्थल। इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं व्यक्तियों को उठाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कौन कौन से चर्चित व्यक्ति हुए हैं और उनको कौन कौन से लाभ मिले हैं, चर्चा में कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं और कौन कौन से स्थल चर्चा में रहे हैं इस वर्ष और इसके पहले भी, जो पेपर में आ सकते हैं। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले यही आता है आपकी आनंदीबेन पटेल, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। 29 जुलाई 2019 में ये प्रदेश की गवर्नर बनी। राष्ट्रपति जी द्वारा इनको नियुक्त किया गया। ये पहले एमपी व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी गवर्नर रह चुकी हैं और गुजरात की ये सीएम रह चुकी हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल, जो वर्तमान में हमारे यहाँ की राज्यपाल हैं, गवर्नर है। 21वें नंबर में की गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछा जाए ये 20वें नंबर में किसकी जगह ली है, तो इसके पहले आप लोगों को पता था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे वो थे आपके कौन? राम नाईक, इनकी जगह ली है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति पे आता है, ये भी महिला हैं। और इसके बाद आता है आपका दरवेश सिंह यादव, ये भी एक महिला है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक पुरुष है, लेकिन ये दरवेश सिंह यादव एक महिला है। ये है क्या, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष बनी है। कब बनी है? 10 जून 2019 को ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष बनी है। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये है आपकी दरवेश सिंह यादव, ये एक महिला है। इसके बाद आता है प्रोफेसर नामवर सिंह। कौन सा? प्रोफेसर नामवर सिंह। ये एक रचनाकार थे छायावाद युग के। इतिहास में इन्होंने बहुत सारी कविताएं वगैरह लिखी हैं, जिसे इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसलिए ये चर्चा में रहे। ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि 19 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हो जाती है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे आप आयुर्वेदिक जो है मेडिकल संस्थान के नाम से इसको जाना गया है, ये दिल्ली में है। यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। एक बीमार रहते थे। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1926 ईस्वी को, चंदौली में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि अभी 2019 में किस छायावाद साहित्यकार की मृत्यु हुई है। यह पूछेगा हिंदी के किस साहित्यकार की अभी 2019 में मृत्यु हुई है, तो आपको सटीक आंसर इसी को लगा के आना है। कौन सा? ये हैं आपके प्रोफेसर नामवर सिंह। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो है आपका हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ये मथुरा से सांसद हैं। कहाँ से? मथुरा, जो पेड़ा के लिए बहुत फेमस है, और आगरा आपका पेठा के लिए। वहीं से ये सांसद हैं। 2014 से 2019 तक ये सांसद रही हैं। अब इनको उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2019 फरवरी 2019 में ये बनी है, इसलिए चर्चा में रहे। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, इसके बारे में मैं बताता हूँ। न्यायमूर्ति गोविंद माथुर 14 नवंबर 2018 की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कौन? गोविंद माथुर। क्वेश्चन आएगा कि गोविंद माथुर ये कौन थे, तो गोविंद माथुर एक क्या थे? एडवोकेट थे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ये क्या थे? चीफ जस्टिस थे। कौन? गोविंद माथुर, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। इसी अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब? 1969 में। ठीक,
न्यायाधीश की अगर संख्या पूछी जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं, तो 160 न्यायाधीश हैं, जो मैंने आपको इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये कितने न्यायाधीश थे? परमानेंट जो रहते हैं वो 76 रहते हैं और 84 हैं अपर न्यायाधीश। ठीक, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज के बारे में बात करूं तो ये एक कवि हैं। क्या हैं? कवि और गीतकार थे। 19 जुलाई 2018 को दिल्ली में इनका निधन हो गया। जिनका जन्म हुआ था कब? 4 जनवरी 1925 को। कब? 1925 को इटावा में इनका जन्म हुआ था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो बनते हैं क्वेश्चन इससे, किससे? गोपाल दास नीरज, क्योंकि इन्हें एक पुरस्कार मिल चुका है जिसका नाम है पद्म श्री, और इनको मिला था कब? 1991 में इन्हें पद्म श्री मिला है, इसलिए ये चर्चा में रहे। इनका जन्म इटावा में हुआ था और पद्म श्री की शुरुआत जब हुई थी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1994 में इन्हीं को, किनको नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल दिखेगा। 1954 में यश भारती से सम्मानित किया गया है गोपाल दास नीरज को। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्कार, ठीक, संस्कार ना हो कि यहाँ पे होना चाहिए संस्थान से ये संबंधित है। किससे? उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान से ये रिलेटेड हैं। 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आता है अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे 30 जून 2018 को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव इन्हें को नियुक्त किया गया है। ये 1985 के IAS अधिकारी थे। राजीव कुमार की इनने जगह ली है। किसकी? राजीव कुमार की इनने जगह ली है। और इसके पहले ये इम्प्रा कमीशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये अधिकारी रह चुके हैं। ठीक, ये अधिकारी थे, IAS अधिकारी थे। इन्हें एक जगह मिली थी, इसके पहले ये पद पे थे, IID के पद पे थे। केदारनाथ सिंह, इनके ये एक कवि थे। केदारनाथ सिंह क्या हैं? एक हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी मृत्यु मार्च 2018 में इनकी मृत्यु हुई और इनका जो जन्म हुआ था ये बलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश का पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है ये बलिया, यहाँ पे इनका जन्म होता है 1932 में। 2013 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। साहित्य अकादमी सम्मान भी से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी एक रचना आई थी जिसका नाम था अकाल में सारस। किसकी? केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस के लिए ये बहुत फेमस हुई ये रचना, इसलिए ये व्यक्ति चर्चा में आए। और भी इनकी रचनाएं हैं जिनका नाम है मेरे समय के शब्द और कल्पना में छायावाद, इसलिए ये फेमस रहे। इसके बाद आता है आपका, एक बात मानो, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि आज मैंने पूरा का पूरा, इसलिए मैंने अभी मैथ्स के कुछ वीडियो जो ट्रायंगल पढ़ा रहा था उसको मैंने अभी होल्ड कर रखा है। इसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा इसके बाद तुरंत उसको मैं पढ़ाऊँगा। चलते हैं आगे। स्वतंत्र देव सिंह, इनका जन्म हुआ था कब? मिर्ज़ापुर में। कब हुआ था ये कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के ये अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के, इसलिए ये स्वतंत्र सिंह के भी चर्चा में रहे। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र सिंह कहाँ के थे, तो इतना ही आएगा, मिर्ज़ापुर। ठीक, इसके बाद आता है आपका डॉक्टर प्रभात कुमार। ये UP-PSC के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। इनने जगह ली है अनिरुद्ध यादव की जगह ली है। जो UP-PSC होता है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके ये अध्यक्ष हैं प्रभात कुमार, इसलिए ये चर्चा में है। और क्वेश्चन बहुत आता है, अगर PCS का एग्ज़ाम हो तो इसको देख के जरूर जाना। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के चर्चित स्थल। चर्चित स्थल के बारे में अगर बात करें, जो प्रसिद्ध हैं, महान स्थल हैं, उनके बारे में बात करूं तो उत्तर प्रदेश की पहले राजधानी आती है। क्या? राजधानी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहीं पर एक महान उत्सव प्रारंभ किया गया है गुरु नानक के जन्म दिवस पर 550वें प्रकाश वर्ष के रूप में। और यहाँ पे महान कीर्तन दरबार 9 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया, इसलिए लखनऊ इम्पॉर्टेंट रहा। क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, अगर पूछ लिया जाए तो ये तरवंती में हुआ था
1469 ईस्वी में। अब ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ननकाना साहिब में। एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि गुरु नानक का ये आया था क्वेश्चन, ऐसे आया था कि ननकाना साहिब कहाँ स्थित है। ऑप्शन था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो आपको क्वेश्चन कहाँ पे टिक करना था? पाकिस्तान में। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आएगा वो इधर लिखा है, ये समझ लो कि अगर एक शब्द अगर ये लिखा है तो ये आया हुआ क्वेश्चन। इसका उद्घाटन जो किया है वो किया है योगी आदित्यनाथ ने, जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड हैं, उन्हें इसका उद्घाटन किया है। 28 जून 2019 में सिविल सैन्य संपर्क सम्मेलन किया गया लखनऊ में, और यहीं पर लखनऊ में ही 15 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव की स्थापना भी की गई। इसलिए ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चर्चा में है। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये लखनऊ है। इसके बाद आता है आपका गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर। तो गोरखपुर में थोड़ी सा ध्यान दीजिए, गोरखपुर में वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, ये तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा? अर्थात ये उत्तर प्रदेश का समझ लो करंट अफेयर ही चल रहा है। 22 जून 2019 को यहाँ पे इनोवेटिव फार्मर्स मीट की स्थापना की गई, और ये मदन मोहन वाल्मीकि प्राधिकरण की स्थापना भी यहीं पे की गई। इसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में एक जगह है जिसका नाम है जेवर। यहाँ पे 22 मई 2019 को राज्य परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की जानी है, और ये लगभग भारत में, अगर भारत की बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा है, और यहाँ पे 6 रनवे हैं। विश्व के सबसे बड़े में से एक है ये। कौन सा? उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे अभी जेवर, उत्तर प्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है जेवर, और यहीं पर राज्य परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मान्यता दी गई है 22 मई 2019 को। ठीक, अगर पूछा जाए कि यह गौतम बुद्ध नगर, यहाँ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नोएडा में है। यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और लिंगानुपात सबसे कम है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का, जीबी नगर का। ये चीज़ें आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अगर पूछा जाए कि ये इसको पूरा करने का निर्णय किस कंपनी ने लिया है, तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है ज्यूरिच। क्या नाम है? ज्यूरिच। क्या नाम है? ज्यूरिच। इसलिए ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा कि किस कंपनी ने इसको संभालने का पूरा कारोबार देखा है, तो ज्यूरिच कंपनी है। कौन सी? ज्यूरिच। कौन सा? ज्यूरिच। ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे 9 मार्च 2019 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान की स्थापना की गई है, इसलिए ये चर्चा में रहा। इसके बाद मैं ले चलता हूँ मथुरा। मथुरा राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में पड़ता है ये मथुरा, और यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, अर्थात मैंने आपको पढ़ाया था 54 सेंटीमीटर के समथिंग लगभग। और यहीं पर 16 नवंबर 2018 को एक हाथी अस्पताल खोला गया है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला, भारत में पहला हाथी अस्पताल है। यहाँ पे एक, इसके पहले एक वो भी बनाया गया है, यूरिया का एक फॉर्म भी बनाया गया है, NH2, अर्थात इसमें एक जगह है फर्राय के पास जिसका नाम है चुरमुरा। क्या? चुरमुरा। यहाँ पे कितना अगर बात करूँ तो 12,000 स्क्वायर फीट पे ये बना हुआ है यूरिया का पावर। यहीं पे एक बकरी संस्थान भी है मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। इसके बाद आता है सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है। ये संतरे के लिए बड़ा फेमस है। यहीं से यमुना का प्रवेश द्वार है, यहीं से यमुना निकलती है। ये सहारनपुर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से बॉर्डर लगाता है, 3 डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लगाता है ये आपका सहारनपुर। प्रथम मंडल खुले, अगर बात करूं तो ये खुले में शौच से मुक्त पहला मंडल बना है, घोषित किया गया है। ये सहारनपुर पहला मंडल है यूपी का जो खुले में शौच से मुक्त किया गया है। इसके बाद आता है आपका बनारस। बनारस इलाहाबाद के आगे पड़ता है। इसे घाटों का शहर के नाम से जाना जाता है।
गंगा के किनारे स्थित है ये बनारसी। इसमें 2 नदियों के बीच बसा हुआ गोंडा और अस्सी, इसलिए इसका नाम बनारसी पड़ा। उल्लेख मिलता है कि स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था 1780 में। कब बनाया था? 1780 में। और ये 5वां सबसे अमीर मंदिर है। इसकी मोदी जी यहीं से सांसद भी रह चुके हैं। 1 सितंबर 2018 को योगी आदित्यनाथ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक लॉन्च किया। कहाँ से? यहीं से। इसके बाद आता है आपका नोएडा। 14 से 18 अक्टूबर 2018 के बीच में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगा है, इसलिए नोएडा इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति कौन कौन से पुराने, ये तो करंट में थे, कुछ मैं आपको समझाता हूँ उत्तर प्रदेश के जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं, और तो उसके बारे में थोड़ी सा आप लोग ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में चर्चित व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा महापुरुष भी पैदा हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं यूपी का हूँ इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की बड़ाई कर रहा हूँ, आप इतिहास पढ़ के देख लीजिए। इसमें आता है गौतम बुद्ध नगर। लुम्बिनी में इनको, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सिद्धार्थ नगर, 563 ईसा पूर्व। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोधन शाक वंश के थे। माता जी थी इनकी क्या, जिसका नाम था, इनकी माता थी महामाया और इनका विवाह हो गया था यशोधरा नाम की एक लड़की से। इनके पुत्र का नाम राहुल था और 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देते हैं। आपने लाइट ऑफ एशिया में पढ़ा होगा, आप जब 12th में करते हैं तो उसमें एक लाइट ऑफ एशिया चलता है, एशिया का ज्योतिपुंज, उसमें भी इनके बारे में डिटेल में समझाया गया है कि इनका जन्म कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ये एक शाक वंश से रिलेटेड थे। उल्लेख मिलता है कि एक साधु आता है तो साधु बोलता है कि ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या तो महान सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता ये सुन के बहुत वो हो जाते हैं, क्या होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि यार मेरा बच्चा, एक ही बच्चा है और ये अगर साधु बन गया तो राजपाट समाप्त हो जाएगा। और ये 16 वर्ष की अवस्था में एक यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह करवा देते हैं। तो वो सब चीज़ें थी, आप उसको पढ़िएगा लाइट ऑफ एशिया में, वो सब चीज़ें उसमें लिखी गई। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, किनको, गौतम बुद्ध को। और यहीं पे इन्होंने अपना जो है पहला उपदेश यहीं पे सारनाथ में दिया है, बनारस में, और ये पाली भाषा में पहला उपदेश दिया है। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा 483 ईसा पूर्व में, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं सबसे ये आपके फेमस जो कवि हैं, जिनका नाम है क्या, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बोलते हैं ये कव्वाली भी कहते थे, गज़ल भी गाते थे। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, मतलब इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में पटियाली, अर्थात वर्तमान में जो कासगंज में पड़ता है, पहले ये एटा में हुआ करता था। फारसी भाषा के कवि थे। खड़ी बोली का इनको जनक कहा जाता है। हिंदुस्तान का तोता तोती, हिंदी तबला का आविष्कारक, कव्वाली भी ये करते थे। सल्तनत काल के विद्वानों में से एक थे, दिल्ली सल्तनत के विद्वानों में से एक थे। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था इनके गुरु का? इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। उन्हीं के नाम पे ये हमारा दिल्ली बसा हुआ है, दिल्ली। इनने 100 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको टिक करके आना है कासगंज। अगर ऑप्शन में कासगंज ना दिखे तो एटा को टिक करके आना है। किसको? एटा को। टोडरमल के बारे में थोड़ी सा समझिए। ये सीतापुर में एक जगह है जिसका नाम है लहरपुर। यहाँ पे इनका जन्म होता है। शेर शाह सूरी की सेवा में ये पहले रहते थे, बाद में ये अकबर की सेवा में आए और 9 रत्नों में से एक गिने गए। और ये टोडरमल यहाँ जब अकबर की सेना में आए तो ये
इनके फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, अर्थात वित्त मंत्री थे, और इन्हें दहसाला बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। दहसाला मतलब भूमि सुधार प्रणाली की इनने शुरुआत की, इसलिए ये टोटल मल इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आते हैं इनके बड़े भाई अबुल फजल। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक, नागौर के राजस्थान। इनका जन्म हुआ था आगरा में। आईने अकबरी और अकबरनामा इनने किताबें लिखी। सैन्य अधिकारी थे। तुर्की भाषा में इनने फारसी और अरबी भाषाओं का भी इन्हें अध्ययन किया था। काफ़ी पकड़ थे इनकी तुर्की, फारसी, संस्कृत और अरबी में। उल्लेख मिलता है कि वीर सिंह बुंदेला जिनने झांसी को बसाया था, उन्हीं ने 1602 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी। ठीक। और अबुल फजल के बड़े भाई थे कौन? शेख फेजी। शेख फेजी कौन? शेख फेजी। ये इनका जन्म 1800 उनका हुआ था। ये बड़े भाई थे, उनका 1550 में हुआ था, इनका 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक। ये शेख फैजी ये टोटल मल के बड़े भाई नहीं थे, ये इनके बड़े भाई थे अबुल फजल के। किसके? अबुल फजल के। ये कवि, इतिहासकार और लेखक भी रह चुके हैं, और ये एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। चिकित्सक उस समय के चिकित्सक थे। ये कहते हैं नारी देख के ऐसे बता देते इसको कितना फीवर है, क्या चीज़ें, मतलब वहाँ पहले साइंटिस्ट, मतलब पहले आयुर्वेद बहुत ज़्यादा था, अब वो सब चीज़ें नहीं हैं। पहले जड़ी बूटियों से काम हो जाया करता था, लेकिन अब देखो अगर थोड़ी सा फीवर हो गया तो लोग उसको सहन नहीं कर पाते, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ी सा इम्यूनिटी मजबूत होती है इससे। अगर आपको फीवर आता है तो एक दिन रुकिए, इसके बाद अगले दिन दिखा लीजिए। ठीक। किसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो तुरंत दिखा लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ना मैं कोई अभी डॉक्टर हूँ, बस जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी मृत्यु हुई थी 1595 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है कबीरदास। कबीरदास का जन्म बनारस में हुआ था, और ये बहुत है, अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो ये हिंदू मुस्लिम के विरोधी थे। कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने विरोध किया है। इनका जन्म हुआ था बनारस में 1398 ईस्वी में इनका जन्म होता है। नीरू और नीमा नाम के दो दंपत उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। यानी पति और पत्नी थे, उन्हें उठा के ले आते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं। इनके गुरु थे रामानंद। इनका संग्रह मिलता है बीजक में साकी शब्द रमैनी का उल्लेख मिलता है। ये कुरीतियों पर प्रहार किया है इनने, जो पुरानी कुरीतियाँ थी, लोग ऐसा मानते थे। तो कहते हैं कि अगर जो बनारस में मरता था उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर जो बनारस में मरता है, अभी भी चल रहा है, और जो मगहर में मरता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। जब इनकी मृत्यु आई थी, मतलब मृत्यु होने वाली थी, इन्हें पता चल रहा था कि अब 1-2-4 दिन में जाने वाले हैं, तो ये कहाँ चले गए? मगहर चले गए थे, और मगहर में ही इनके प्राण पखेरु उड़े थे। इनने कहते थे कि अगर पत्थर पूजने से भगवान की अगर प्राप्ति हो जाए तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूँ। बात सही कर रहे हैं। तो मतलब इनने बहुत, मतलब कह सकते हैं कि इनने बिल्कुल रियलिटी का ज्ञान कराया है लाइफ में, कि वाकई में चीज़ें होती हैं। आप अंधविश्वास में ज़्यादा जोर देते हो, वो सब चीज़ें ऐसे ही हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद आता है सूरदास। कौन? सूरदास। सूरदास के बारे में थोड़ी आप समझिएगा। सूरदास सुत रामदास ने जन्म रुणकुटा में पाया, और गुरु वल्लभ गुरु उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। इनका जन्म हुआ था 1421 ईस्वी में। एक मथुरा में जगह है जिसका नाम है सिही, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वल्लभाचार्य के गुरु से साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, जहाँ पे सूर लगा हो समझ लेना, ये कृष्ण भक्ति से ये रिलेटेड थे। इसके बाद आता है तुलसीदास, और इनने सूरदास जी ने वात्सल रस से रिलेटेड हैं, क्योंकि माँ यशोधरा और श्री कृष्ण के बचपन, जो श्री कृष्ण का बचपन था, तो उसके बारे में इन्हें लिखा है, मैया मैं न चरई हूँ गाय। कहने का मतलब इनने पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। आप उसको पढ़िएगा, आनंद की प्राप्ति होती है उससे। तुलसीदास।
इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्वान है वो ये मानते हैं कि इनका जन्म उस समय बांदा जिला लगता था। अब तो ये चित्रकूट खुद ही डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो बांदा जिले के राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर का जन्म भी इसी समय हुआ था। इनके बचपन का नाम रामबोला था। रामबोला इनके बचपन का नाम इसलिए पड़ा कि ये जब पैदा हुए थे तो सब बच्चे चिल्लाते हैं, लेकिन ये जब पैदा हुए थे तो ये राम राम बोले थे, इसलिए लोगों ने सोचा राम बोला है तो इसका नाम राम बोला रखवाइए। और ये समकालीन थे अकबर के। समकालीन का मतलब जिनका जन्म उन्हीं के आसपास हुआ। जैसे मोदी जी मेरे समकालीन है, मतलब मैंने उनको देखा है तो मेरा ये समकालीन कह सकते हैं। तो ये अकबर के समकालीन थे। 1542 में अकबर का जन्म होता है और 1532 में इनका। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी बाई था, पत्नी थी रत्नावली और गुरु थे नरहरि दास। ठीक, इनने बहुत सारी दोहावली, कवितावली और राम सत्यसई, ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। और वाल्मीकि का अवतार माना गया है इन्हीं को। किनको? तुलसीदास जी को। रामचरितमानस इसने अवधी भाषा में लिखी है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है ये तुलसीदास जी। और कहते हैं ये तुलसीदास जी की एक मैंने कहानी डाली थी, रत्नावली और तुलसीदास जी की प्रेम कहानी। आप उसको देखिएगा कि मतलब कैसे कैसे ये पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि इनके पत्नी का भाई आता है तो वो लिवा के चला जाता है पत्नी को। तो ये सोचते हैं कि गाँव मैके चली गई। जब ये रात में आते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियों को, ये नदी को पार करके, नदी बह रही थी, नदी में एक मुर्दा जा रहा था, उसमें बैठ के किस तरीके से जाते हैं, सांप को रस्सी बना के, बहुत सारी चीज़ें उसमें समझाई गई हैं। तो मैंने उसको डिटेल में समझाया है। आप अगर सुनना चाहें तो उसमें यूट्यूब में डाल देना रत्नावली और तुलसीदास जी की प्रेम कहानी भाई अनिल सिंह, तो आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बनारस में। इनके बचपन का नाम मनु था। मनु कणिका भी मिलता है। इनको छबेली भी पेशवा बाजीराव साहब भी प्रेम से पेशवा कह के पुकारते थे। इनके पिता का नाम था नाना साहब मोरोपंत। इनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको किया था, बिठूर में किया था। यहीं पे बिठूर में इनने घुड़सवारी, बिठूर पड़ता है जहाँ पे माता सीता जी को छोड़ के आए थे, कौन? लक्ष्मण जी। वही बिठूर में इनका पालन पोषण हुआ था। वहीं से इनने युद्ध कलाएं सीखी थी, तलवार, घुड़सवारी, बंदूक चलाना, ये सब तीरंदाज यहीं से सीखा था। झांसी में इनका विवाह हुआ था। झांसी को बसाया था वीर सिंह बुंदेला ने 1632 ईस्वी में। यहीं पे इनका विवाह हो जाता है गंगाधर राव से। और कुछ समय बाद ईश्वर को ना मंजूर होने के कारण इनके पति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद क्या किया जाए, फिर इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर। इसके बाद एक नीति आती है, विलय नीति। इसको हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। डलहौजी ने चलवाई थी। 7 मार्च 1954 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता था ये डलहौजी अपने, मतलब ये एक ऐसी नीति हुआ करती थी, आप लोग इतिहास में पढ़ा होगा कि जिनकी संतान नहीं होती थी तो उनकी जितनी संपत्ति हुआ करती थी वो ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता था। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते थे। इनने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर। और 1857 की क्रांति में इनने बहुत सारा मोर्चा लिया है। और एक हीरोज अंग्रेज अधिकारी था, वो लिखता है कि मुझे अगर किसी में मर्दानगी दिखी तो वो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक, इसके बाद आता है अजीजन बेगम। ठीक, कौन? अजीजन बेगम। अजीजन जो बेगम थे ये लखनऊ की एक वीरांगना थी। वीरांगना मतलब वीर गति में प्राप्त हो, लड़ते लड़ते प्राप्त हो गई। ये भी एक वीरांगना थी, कानपुर से आई थी। ये एक नृतंगना का काम किया, मजबूरी सब कुछ करवा लेती। कि उल्लेख मिलता है कि ये डांस किया करते थे और डांस करती थी और कानपुर में। तो इनको अजीमुल्ला खां का पता बताने के लिए जो है सर हेनरी हैवलॉक ने इनको पकड़ लिया था और बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन इनने, अजीजन बेगम ने, उनका पता नहीं बताया था। ये अवध के नवाब जिनका नाम था, ठीक, बहुत अच्छी कहानी है इसके अजीजन बेगम की। अगर आप यूट्यूब में अगर आप डालेंगे तो तुरंत आ जाएगा।
और बहुत सारी कहानियाँ भी हैं, आप 9th में पढ़ा भी होगा। इसके बाद आता है आपका बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में अवध के अंतिम नवाब थे, जिसका नाम था वाजिद अली साहब की पत्नी थी। कलकत्ता में इनको बंदी बना के रखा गया था। इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था ब्रिजेश कादिर। पंडित मदन मोहन बाल्मी। पंडित मदन मोहन बाल्मी, इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? प्रतापराज। कहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था? इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, अर्थात प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 में। इनके पिता का नाम था बैजनाथ और माता का नाम था मोना देवी। ये 1902 में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। 1910 और 20 ईस्वी में विधानसभा के सदस्य रहे। देशभक्ति के लिए इन्होंने धर्म की एक मांग की थी। इन्होंने कहा कि अगर गरीबी को हटाया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ निरक्षरता को हटा के, अर्थात सबको जो है शिक्षित बनाना होगा। ये इनका उद्देश्य हुआ था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। 1917 में केंद्रीय सरकार द्वारा इनको मान्यता मिली। किसको? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे शामिल होने के लिए। 12 नवंबर 1946 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया। ये इनकी कहानी थी। ठीक, तो आज की कहानी तो मेरे हिसाब से यहीं तक रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का हो चुका है। मैं आपको फिर यहीं से स्टार्ट करूँगा राम प्रसाद बिस्मिल से। क्या थे बिस्मिल, कैसे कैसे, ठीक, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्योंकि डाटा भी नहीं बचता है बच्चा, इसलिए इतनी ही क्लास रहने दीजिएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।